इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र की अवधारणा की बात करेंगे। So let us get introduced ourselves to the term ecosystem. जैसा कि आप जानते हैं, इकोसिस्टम नेचर की फंक्शनल यूनिट को कहते हैं, जिसमें उपस्थित सारे एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट आपस में इंटरेक्ट करते हुए एक सिस्टम को प्रोड्यूस करते हैं। तो जैसा कि आपने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा है, एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट के इंटरेक्शन से इस बायोस्फीयर से संबंधित सारे कार्य चलते हैं और इकोसिस्टम इसकी यूनिट के रूप में देखा जाता है। इकोसिस्टम टर्म को सबसे पहले एजी टेंसली ने स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ नेचर के सिंबल के रूप में कॉइन किया था। इसे फिर इकोसिस्टम इकोलॉजी में बदलने का काम ईपी ओडम ने किया और इसीलिए इन्हें हम फादर ऑफ इकोसिस्टम इकोलॉजी के नाम से जानते हैं। ईपी ओडम के अनुसार इकोसिस्टम नेचर की सबसे छोटी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है जो एनवायरनमेंट के निर्माण का कार्य करती है। कार्ल मोबियस ने इकोसिस्टम के लिए एक समानार्थी टर्म बायोसिनोसिस उपयोग की थी। तो यहाँ आपको याद रखना पड़ेगा कि बायोसिनोसिस और इकोसिस्टम एक दूसरे के समानांतर शब्द होंगे। अब इकोसिस्टम को कैसे लिमिट किया जाए? तो बाउंड्रीज ऑफ इकोसिस्टम हमेशा अस्पष्ट होती है, इसीलिए क्योंकि एक इकोसिस्टम का दूसरे इकोसिस्टम में ओवरलैप करना इकोसिस्टम की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए रिक्वायर्ड फैक्ट है। इकोसिस्टम को हम परमानेंट या टेम्पररी दो रूपों में बांट सकते हैं। परमानेंट इकोसिस्टम नेचर में लगातार पाए जाते हैं, जबकि टेम्पररी एक विशेष सीजन के साथ बनना शुरू होते हैं, स्थापित होते हैं और एक विशेष समय पर वो नष्ट भी हो जाते हैं। याद करिए, बारिश के मौसम में जो अस्थाई पॉन्ड्स बनते हैं पानी के, वो धीरे धीरे एक इकोसिस्टम के रूप में स्थापित होता है और पानी के समाप्त होते ही वो नष्ट भी हो जाते हैं। इसी प्रकार इकोसिस्टम सेल्फ रेगुलेटरी, सेल्फ सस्टेनिंग और ओपन यूनिट के रूप में कार्य करता है। यहाँ याद दिला दें कि ये जो ओपन शब्द है ये थर्मोडायनेमिक्स वाला है, जिसमें थर्मोडायनेमिकली ओपन इस शब्द का अर्थ आपको याद करना है। जब आप इस शब्द का अर्थ याद करेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि जिस सिस्टम का अपने सराउंडिंग से मास और एनर्जी का फ्री एक्सचेंज पॉसिबल हो सकता है, उसे हम थर्मोडायनेमिकली ओपन यूनिट के नाम से जानते हैं। तो ये थर्मोडायनेमिकली ओपन है, सेल्फ रेगुलेटरी है, खुद का नियंत्रण कर सकती है और खुद का अस्तित्व भी स्थापित रख सकती है। तो ये एक डायनेमिक तंत्र होता है जिसमें एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट का लगातार इंटरेक्शन जारी रहता है और एक इक्विलिब्रियम रीच अप होता है। इस इक्विलिब्रियम की स्थिति को होमियोस्टेसिस कहते हैं और कोई भी इकोसिस्टम अधिकतर समय होमियोस्टेसिस पर स्थापित होता है। तो ये एक सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम है जिसमें हर लेवल, जिसे हम आगे जाकर के ट्रॉपिक लेवल के नाम से परिभाषित करेंगे, हर ट्रॉपिक लेवल अपना अस्तित्व भी बचाए रखने में सफल होता है और अपने अस्तित्व से
दूसरे अस्तित्व को नियंत्रित करने में भी सफल हो जाता है। मतलब यदि शेर स्थापित होंगे तो जंगल की हर कंज्यूमर कम्युनिटी अपना पॉपुलेशन कंट्रोल अपने आप पा जाएगी। इसी प्रकार इकोसिस्टम साइज के आधार पर स्मॉल या लार्ज दो प्रकार के हो सकते हैं। एक पानी की बूंद भी एक इकोसिस्टम के रूप में कार्य कर सकती है। इसी प्रकार पूरे बायोस्फीयर को भी हम एक ग्लोबल इकोसिस्टम के रूप में देख सकते हैं, परंतु पूरे बायोस्फीयर को एक ओपन या ग्लोबल इकोसिस्टम के रूप में देखना उसके अध्ययन में हमें सहायक नहीं हो सकता, उसके अध्ययन को और कॉम्प्लिकेट कर देगा। इसलिए हम इकोसिस्टम को छोटी छोटी इकाइयों में बांट करके पढ़ते हैं। जब हम टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम की बात करेंगे तो हम नेचुरल और आर्टिफिशियल ऐसे दो इकोसिस्टम अपने आसपास बने हुए पाएंगे। नेचुरल इकोसिस्टम वह होते हैं जिनकी स्थापना प्राकृतिक रूप से हो जाती है। इसे यदि हम आगे बांटने की कोशिश करें तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम अर्थात वो इकोसिस्टम जो धरती पर कहीं चल रहे हैं, लिथोस्फीयर में कहीं चल रहे हैं, जैसे फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ट्री या डेजर्ट। इसी प्रकार जल में चलने वाले समस्त इकोसिस्टम्स को हम एक्वेटिक इकोसिस्टम्स कहते हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम को यदि हम आगे बांटने की कोशिश करें तो लैंटिक यानी ऐसे इकोसिस्टम जो रुके हुए पानी में जैसे लेक, पॉन्ड और स्वैम्प में बनते हैं उन्हें कहते हैं, जबकि लोटिक इकोसिस्टम फ्रेश वाटर के स्वच्छ पानी के बहते हुए रिसोर्सेस में बनने वाले इकोसिस्टम होते हैं, जैसे रिवर या स्प्रिंग एक्सेट्रा। इसी प्रकार आर्टिफिशियल इकोसिस्टम वो होते हैं जिनकी स्थापना प्राकृतिक रूप से नहीं होती। ये मुख्यतः वो इकोसिस्टम होते हैं जिनकी स्थापना एंथ्रोपोजेनिक यानी मैन मेड, मानव निर्मित होती है, जैसे क्रॉपलैंड, गार्डन्स, एक्वेरियम एक्सेट्रा। इसी के आधार पर हम यदि साइज की बात करें तो इकोसिस्टम को हमको 4 भागों में बांटना पड़ेगा। जो बहुत बड़े आकार की इकोसिस्टम हैं उन्हें हम मेगा इकोसिस्टम कहते हैं, जैसे ओशन या सी। उससे छोटे जैसे फॉरेस्ट मैक्रो इकोसिस्टम में आएगा। इसी प्रकार एक पॉन्ड माइक्रो इकोसिस्टम में सम्मिलित होगा, जबकि एक पानी की बूंद में बना हुआ इकोसिस्टम नैनो इकोसिस्टम कहलाता है। तो इस प्रकार इकोसिस्टम एक आर्टिफिशियल या नेचुरल लेवल पर हमारे प्रकृति को निरंतर अस्तित्व में बनाकर रखने के लिए अनिवार्य है, आवश्यक है। तो इस वीडियो से आपको इकोसिस्टम के परिभाषा, प्रकार और उसका महत्व समझ आ गया होगा। आगे के वीडियो में हम इस चैप्टर के आगे के बिंदुओं की चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद।